दोस्तों तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इन्वायरमेंट साइंस और इकोलॉजी का पेपर। आज हम इसको हल करके दिखाएंगे आपको। सबसे पहला इसमें आता है अजैविक घटक का उदाहरण। अजैविक घटक का उदाहरण क्या है? तापक्रम। अजैविक घटक का उदाहरण क्या है? तापक्रम। वह पौधे जो अपना पोषण स्वयं करते हैं वो कैसे होते हैं? सपोषी होते हैं। वो कैसे होते हैं? सपोषी होते हैं। वह पौधे जो अपना पोषण स्वयं करते हैं वो कैसे होते हैं? सपोषी होते हैं। ठीक है। पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में। आगे चलते हैं। जलमंडल को कितने प्रतिशत भाग भूमिगत जल है? जलमंडल का कितने प्रतिशत भाग भूमिगत जल है? जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल है? तो कितना प्रतिशत? 1% भाग। और पीने योग्य जल कितना है? 3%। पीने योग्य जल कितना है? 3%। पीने योग्य जल कितना है? 3%। आगे चलते हैं। जीवों में ऊर्जा स्थानांतरण का प्रत्येक चरण कहलाता है। जीवों में जो ऊर्जा स्थानांतरण का प्रत्येक चरण क्या कहलाता है? पोषण स्तर। क्या कहलाता है? पोषण स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण स्तर। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा वातावरणीय कारक नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा वातावरणीय कारक नहीं? इनमें सीधे सीधे दिख रहा है कवक। क्या है? कवक। कवक क्या होता है? कवक एक जैविक कारक है, इसलिए क्या होगा? ये वातावरणीय कारक नहीं। पारिस्थितिक पिरामिड के मूल आधार है। पारिस्थितिक पिरामिड के मूल आधार क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों क्या है? पारिस्थितिक पिरामिड के मूल आधार है। फिर आगे कहते हैं अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों। क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? प्रकृति में कितने प्रकार के अनुक्रमण पाए जाते हैं? प्रकृति में कितने प्रकार के अनुक्रमण पाए जाते हैं? प्रकृति में 2 प्रकार के अनुक्रमण पाए जाते हैं। कौन से? प्राथमिक और द्वितीयक। कौन कौन से? प्राथमिक और द्वितीयक। उसके बाद है चिपकू आंदोलन संबंधित है। चिपकू आंदोलन किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। किस लिए किया था? वन संरक्षण के लिए। किस लिए किया था? वन संरक्षण के लिए। कब किया था? 1973 और 74 के बीच में। कब किया था? 1973 और 74 के बीच में। कहाँ किया? तो उत्तराखंड में। कहाँ किया था? उत्तराखंड में। फिर आता है पर्यावरण शिक्षा सहायक है किन किन कार्यों में? जागरूकता हेतु, संरक्षण हेतु, राष्ट्र विकास हेतु। इसमें तीनों के लिए क्या है? तीनों के लिए पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। किसके लिए? तीनों कार्यों के लिए। जागरूकता के लिए भी, संरक्षण हेतु भी, राष्ट्रीय विकास हेतु भी। आगे चलते हैं। ऊर्जा का साधन क्या नहीं है? ऊर्जा का साधन कोयला, डीजल, अभ्रक, लोहा। क्या नहीं है? लोहा नहीं है। क्या नहीं है? लोहा नहीं है। आगे चलते हैं। वर्तमान में वनों से आच्छादित क्षेत्रफल कितना है? वनों से आच्छादित क्षेत्रफल कितना है? 25%। कितना है वनों से आच्छादित क्षेत्रफल? 25%। फिर आगे चलते हैं। कौन से वनों के विनाश का कारण नहीं है? कौन से वनों का विनाश का कारण नहीं है? सबसे पहला क्या है? जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट। उसके बाद आता है वनों में आग लगना। उसके बाद आता है वनों में पौधरोपण करना। क्या होगा? वनों में पौधरोपण करना क्या है? वनों के वनों के विनाश का कारण नहीं। ये तो विनाश करने से बचाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा सतही जल का उदाहरण नहीं है? कौन सा सतही जल का उदाहरण नहीं है? नलकूप। नलकूप क्या करते हैं? नलकूप, ट्यूबवेल और कुएं क्या करते हैं? ये भूमिगत जल को सतह पर लाते हैं। तो ये सतही जल के उदाहरण नहीं है। आगे चलते हैं। कुल जलमंडल का कितने प्रतिशत भाग समुद्री जल? हमने आपको बताया था कितना? 97। कितने? 97। कितना? 97। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकृति में खनिज चक्र को क्या कहते हैं? प्रकृति में खनिज चक्र को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र। प्रकृति में खनिज चक्र को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र। प्रकृति में खनिज चक्र को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र। उसके बाद कहता है कुत्ता चूहा। क्या आता है? कुत्ता चूहा सर्प बाज। ये किस प्रकार का उदाहरण है? किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है? तो किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है? स्थलीय खाद्य श्रृंखला। किस प्रकार का? स्थलीय खाद्य श्रृंखला। किस प्रकार का? स्थलीय खाद्य श्रृंखला का। इनमें से किस जीव का आहार केवल पादप पदार्थ से युक्त होता है? इनमें से किस जीव का आधार शाकाहारी या कीटभक्षी कैसा होता है? शाकाहारी। शाकाहारी कैसे होते हैं? जो सिर्फ पादप पदार्थों को ही खाते हैं। अगला क्वेश्चन। किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? किस दिन? 25 जून। 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। और 6 सितंबर को क्या बनाया जाता है? ओजोन क्षरण दिवस। कब मनाया जाता है? ओजोन क्षरण दिवस कब मनाते हैं? ठीक है। आगे चलते हैं। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन क्षरण दिवस। फिर आता है पारिस्थितिक तंत्र के कार्यात्मक पहलू हैं। पारिस्थितिक तंत्र के कार्यात्मक पहलू क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का कार्यात्मक पहलू क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का कार्यात्मक पहलू क्या है? पोषण चक्र, खाद्य चक्र या ऊर्जा चक्र? कौन सा है? उपयुक्त सभी। कैसे हैं? उपयुक्त सभी। कैसे हैं? उपयुक्त सभी। फिर अगला चलते हैं। सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊर्जा कहलाती है। सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊर्जा कैसी कहलाती है?
कौन सी कहलाएगी? सौर सौर ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा किससे प्राप्त होगी? ज्वार भाटा से। फिर आता है पवन ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? पवन चक्की से। जल ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? हाइड्रोलिक से, यानी जल से प्राप्त होगी। ओजोन परत से क्षरण किसके बढ़ने से होता है? ओजोन परत में क्षरण किसके बढ़ने से होता है? किसके बढ़ने से होता है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किसके बढ़ने से होता है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। किसके बढ़ने से होता है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। फिर आगे आता है विश्व में सबसे बड़े व घने वन कहाँ पाए जाते हैं? विश्व में सबसे बड़े व घने वन कहाँ पाए जाते हैं? विषुवत रेखा के समीप। कहाँ पाए जाते हैं? विषुवत रेखा के समीप। कहाँ पाए जाते हैं? विषुवत रेखा के समीप। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी? पूर्व की पश्चिम से और दो नदियां बहती हैं। पहली कौन सी थी? नर्मदा। और उसके बाद कौन सी थी? ताप्ती। यहाँ पे नर्मदा दी है इसलिए नर्मदा को हमने कर दिया, नर्मदा को टिक कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। पश्चिम की ओर कौन सी बहती हैं? नर्मदा और ताप्ती। बाकी नदियाँ कहाँ बहती हैं? बाकी नदियाँ सभी पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। कहाँ बहती हैं? पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल है। पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती हैं, इसलिए क्या होती हैं वो? इसलिए वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है। पाताल कुएं पाए जाते हैं। पाताल कुएं कहाँ पाए जाएंगे? पाताल कुएं रहेगी पर्वतों पर। कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतों पर। तो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा पाताल कुएं कहाँ पाए जाते हैं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है हमको। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल से संबंधित है? कौन से मरुस्थल से? सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है, उसके बाद गोबी का मरुस्थल, उसके बाद थार का मरुस्थल, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी क्या है? मरुस्थल। थार का मरुस्थल कहाँ है? भारत और पाकिस्तान में। थार का मरुस्थल कहाँ है? भारत और पाकिस्तान में। फिर गोबी का मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया और चीन में। सहारा मरुस्थल कहाँ है? सहारा मरुस्थल उसमें है, अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। अफ्रीका के ऊपरी हिस्से आधे आधे से 15 से 16 शहर, 15 से 16 देश कहाँ है? और सहारा मरुस्थल में। फिर कौन सा खनिज खनिज ईंधन संसाधन का उदाहरण है? कौन सा 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 खनिज ईंधन संसाधन का उदाहरण नहीं? कौन सा खनिज नहीं है? ग्रेफाइट। कौन सा खनिज नहीं है? ग्रेफाइट। बाकी सब क्या है? ईंधन संसाधन। कोयले से भी ईंधन बन सकता है, पेट्रोल से, और यूरेनियम तो बहुत ही अच्छे ईंधन का काम करता है। तो आता है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन आगे क्वेश्चन क्या आता है? बीटी कॉटन आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है जो मदद करती है। किसकी मदद करती है? कीटों कीट प्रतिरोधक में। कृत्रिम किसमें? कीट प्रतिरोधन में मदद करती है। किसमें मदद करती है? कीट प्रतिरोधन में मदद करती है। फिर आता है सभी जीवित व अजैविक घटक को सम्मिलित रूप कहलाता है। सभी जैविक और अजैविक घटकों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? सभी जैविक और अजैविक घटक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? परिस्थिति तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिस्थिति तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? 0.03%। कितना होता है? 0.03%। कितना होता है? 0.03%। प्रदूषक है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या है इसमें? तीनों क्या है? ये प्राथमिक प्रदूषक हैं। क्या है? प्राथमिक प्रदूषक ही हैं। आगे जाते हैं धूल के प्रभाव से क्या होता है? धूल के प्रभाव से क्या हो जाता है? रंध्र बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रंध्र बंद हो जाते हैं। क्या हो जाता है? रंध्र बंद हो जाता है। फिर आता है मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्लास्टिक। मृदा प्रदूषण का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? ये जैव निम्नीकरण नहीं कर सकते। इसको जैव निम्नीकरण बहुत अधिक समय के बाद। जैव निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? कि जैव जो पदार्थ होते हैं, जो किसी पदार्थ को कितने दिनों में अपघटन कर सकते हैं, इसका अपघटन लाखों वर्ष लग जाते हैं। फिर आता है हड्डी कैंसर और थायराइड एवं त्वचा कैंसर का कारक क्या है? रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है? रेडियोधर्मी प्रदूषण। कहता पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? पर्यावरण संरक्षित अधिनियम कब लागू हुआ? 1985 में एक्ट बना था। कब बना था? 1985 में एक्ट बना था। 1992 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। यहाँ 1992 दिया नहीं गया तो 1985 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 1985 लगा देंगे। ठीक है, आगे आते हैं ओजोन क्षरण। ओजोन क्षरण क्या है? ओजोन क्या है? ओजोन क्या है? ओजोन क्या है? प्राथमिक प्रदूषक है, द्वितीयक प्रदूषक है, ए बी या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त में से कोई नहीं। ओजोन कहाँ पाए जाते हैं? समताप मंडल में। ओजोन कहाँ पाए जाते हैं? समताप मंडल में। ओजोन कहाँ पाए जाते हैं? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन कहाँ पाई जाती है? अगर ये क्षोभ मंडल में आ जाती है, ये क्षोभ मंडल में प्रदूषक का ही कार्य करेगी। क्षोभ मंडल में आकर ये क्या करेगी? प्रदूषक का ही कार्य करेगी। फिर आते हैं किसी भी खाद्य श्रृंखला का सही अंत क्या होता है? अपघटक। सही अंत क्या होता है? अपघटक। सही अंत क्या होता है? किसी भी खाद्य श्रृंखला का सही अंत क्या होता है? अपघटक। फिर आते हैं पर्यावरण शिक्षा आवश्यक। पर्यावरण शिक्षा किस लिए आवश्यक है? तो प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी स्तरों पर क्या होनी चाहिए? प्राथमिक पर्यावरण शिक्षा होनी चाहिए। पर्यावरण को बचाना हमारा राष्ट्र धर्म
और मनुष्य जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए क्या हम पर्यावरण को बचाएंगे, क्योंकि पर्यावरण अगर हम नहीं बचाते हैं तो क्या होगा, हम खुद भी नहीं बच पाएंगे। आगे आता है कौन सा कच्चे माल का उदाहरण है। कौन से कच्चे माल, लकड़ी, हीरा, सोना, पशु। तो इसमें पशु क्या है, कच्चे माल का उदाहरण है। पशु खुद कच्चे माल खुद कच्चा माल प्रोड्यूस करता है। पशु क्या करते हैं, कच्चा माल जैसे दूध दूध प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या बनता है, घी और बहुत सी सामग्रियाँ बनते हैं, मलाई आदि तरीके की बहुत सी सामग्रियाँ बनती हैं। तो क्या है, पशु क्या है, पशु कच्चे माल का कार्य नहीं करता। फिर आता है कौन सी 3 खाद्य पदार्थों की प्रजातियां दुनिया के खाद्य ऊर्जा सेवन का लगभग 60% आपूर्ति करती हैं। कौन सी खाद्य चीज सामग्रियां हैं, सबसे इसमें कौन से थे, चावल, मक्का, गेहूं। क्या आता है, चावल, मक्का, गेहूं। क्या होता है, चावल, मक्का, गेहूं। क्या आता है, चावल, मक्का, गेहूं। रहता निम्नलिखित में से कौन सा अप्रतिदिन संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रतिदिन साधन है, कौन सा, खनिज तेल को हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए क्या बोलते हैं, अपवर्तनीय साधन। टिहरी बांध किस नदी पर है। टिहरी बांध अर्थफिलर होता है, अर्थफिलर पर ये भागीरथी की सहायक नदी भिलांकना पर है। तो अगर यहाँ पे भिलांकना नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, भागीरथी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भागीरथी हो जाएगा। इसके इसके टिहरी बांध के पीछे जो बांध बना है उसे क्या बोलते हैं, कोटेश्वर बांध। उसे क्या बोलते हैं, कोटेश्वर बांध। ये अर्थफिलर बांध का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। 225 मीटर, 225, ठीक है, 225 मीटर का है। ठीक है, आगे चलते हैं। बांधों के निर्माण का विपरीत प्रभाव क्या है। बांधों के निर्माण का विपरीत प्रभाव क्या है, जंगली जानवरों पर, आदिवासी जनजीवन पर, वनस्पति पर, क्या होगा, उपयुक्त सभी पर। उपयुक्त सभी, क्योंकि जहाँ भी आप बांध बनाते हैं वहाँ पर क्या, जनजीवन, आदिवासी जीवन, वनस्पति क्या होते हैं, सभी प्रकार के जीव नष्ट हो जाते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति है। निम्न में से कौन सी पर्यावरण अनुकूल पद्धति है। इसमें कौन सी होगी, जैविक खेती। जैविक खेती में क्या होता है, पर्यावरण को हानि नहीं होती। जैविक खेती में क्या होता है, पर्यावरण को हानि नहीं होती। पाटकर का संबंध किससे था, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ, इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन यहाँ पे दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कुल जलमंडल का कितने प्रतिशत भाग पीने योग्य। कुल जलमंडल का कितने प्रतिशत भाग पीने योग्य, हम तो इसको पहले ही क्वेश्चन में बता चुके थे। क्या होगा इसका, 3%। क्या होगा, 3% होगा इसका। भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल का उदाहरण क्या है, जल नलकूप। भूमिगत जल का उदाहरण क्या है, नलकूप। भूमिगत जल का उदाहरण क्या है, नलकूप। निम्नलिखित में से कौन से मृदा अपरदन के कारण। निम्नलिखित में से कौन से मृदा अपरदन के कारण। इनमें सबसे पहला कौन सा आता है, इनमें सबसे कौन सा, अप्रतिबंधित चराई, यानी चराई असीमित कर देना, अधिक खेती करना, वन विनाश कर देना। तो क्या है, ये सभी क्या है, मृदा अपरदन इन सभी से होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव हमेशा होता है, एक दिशीय होता है। ये किसने नियम दिया था, लेग्निन ने दिया था। लेग्निन ने क्या कहा था कि अगर आप किसी एक जीव से दूसरे जीव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो क्या सिर्फ उस ऊर्जा का सिर्फ 10% ही आपके पास जाएगा। क्या जाएगा, 10%। यानी अगर किसी घास को इंसान खाता है तो घास से सिर्फ 10% ऊर्जा ही प्राप्त करता है। उस इंसान को अगर शेर खाएगा तो उस शेर को भी सिर्फ, अगर मान लीजिए अगर पेड़ के पास 1,000% ऊर्जा होगी, 1,000% ऊर्जा होगी, 1,000 ऊर्जा होगी, कितनी होगी, 1,000 जूल ऊर्जा होगी, तो इंसान को कितनी मिलेगी, 100 जूल। और उस 100 जूल में से भी शेर को कितनी मिलेगी, 10 जूल। कितनी मिलेगी, 10। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है, एक दिशीय होता है। और ये एक जंतु से दूसरे जंतु में सिर्फ 10% की मात्रा ही पहुंचा पाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैव विविधता शब्द सबसे पहले किसने दिया था, वाल्टर जी रोसेन ने दिया था 1986 में। कब दिया था, वाल्टर जी रोसेन ने दिया था। किसने दिया था, वाल्टर जी रोसेन ने दिया था। किसने दिया था, वाल्टर जी रोसेन ने दिया था। फिर आता है प्रदूषित जल से होने वाली कौन कौन सी बीमारी। प्रदूषित जल से कौन सी बीमारी होती है, बुखार होता है, जुकाम होता है, पीलिया होता है, या माइग्रेन होता है। कौन सा होता है, पीलिया। कौन सा होता है, पीलिया। इनमें लोगों को लग सकता है बुखार होगा, पर बुखार नहीं होगा, बुखार ऑप्शन नहीं होगा। क्या होगा, पीलिया। क्या होगा, पीलिया। निम्नीकरण प्रदूषण का उदाहरण है। जैव निम्नीकरण प्रदूषण। जैव निम्नीकरण का पहले मीनिंग जानते हैं। जैव निम्नीकरण का मतलब क्या होता है कि जिन पदार्थों को जैव पदार्थ होते हैं आसानी से तोड़ दें। तो इनमें से पारा को भी नहीं तोड़ पाएंगे, प्लास्टिक को भी नहीं तोड़ पाएंगे, किसको तोड़ देंगे, घरेलू मलमूत्र को जल्दी ही तोड़ देंगे। तो वो क्या है, जैव निम्नीकरण प्रदूषण का। फिर आता है ध्वनि को मापते हैं। ध्वनि को किस में मापते हैं, ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं। किस में मापते हैं, ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं। किलोग्राम वजन में द्रव्यमान नाते, मिलीग्राम में भी द्रव्यमान को मापते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्वार भाटा में किस प्रकार की ऊर्जा है। ज्वार भाटा में किस प्रकार की ऊर्जा, ज्वार भाटा में घृतीय ऊर्जा होती है। ज्वार भाटा में घृतीय ऊर्जा, जिसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा किसी में भी बदल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? महासागर। कौन सा है? महासागर। कौन सा है? महासागर। कौन सा सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है? और सबसे छोटा कौन सा है? पानी की बूंद। कौन सबसे छोटा कौन सा है? पानी की बूंद। सबसे छोटा कौन सा है? पानी की बूंद। ठीक है। आगे अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो और अगर आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए हों तो प्लीज़ 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 हमारी क्लास हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।